हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विषय के यूनिट 1 के लेक्चर नंबर 9 में आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो है सिग्नल्स। सिग्नल्स में बेसिकली डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल, वोल्टेज, करंट, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स और पीरियोडिक सिग्नल से रिलेटेड एवरेज, आरएमएस और पीक वैल्यूज़ के बारे में डिटेल डिस्कशन आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियोस आप पूरे देखें। वीडियोस पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम बात करते हैं सिग्नल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्नल क्या होता है। सिग्नल को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम एक फलन के रूप में, एक फंक्शन के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। फंक्शन का मतलब ये है, कोई फलन का मतलब ये है कि ये कोई एक फंक्शन एफ टी है, कोई एक फलन है जो कि किसी वेरिएबल टी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे एफ टी मैंने लिखा, तो एफ टी क्या है? एक फलन है जो कि किसी चर टी पर डिपेंड कर रहा है। जैसे सपोज हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं आज का तापमान। आज का तापमान अगर मैं मेजर करूं, अगर मुझे सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? टाइम के साथ, समय के साथ आज पूरे दिन का जो अलग अलग टेम्परेचर रहा है सुबह से लेकर के, उस टेम्परेचर को हम, जैसे सपोज ये बढ़ रहा है, दिन में बढ़ा और फिर शाम होते होते कम हो गया, इस टाइप से हमने क्या किया? आज का तापमान एक सिग्नल के रूप में रिप्रेजेंट किया। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो सिग्नल्स बेसिकली हम वोल्टेज और करंट की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। उन सिग्नल्स से हम या तो कुछ वोल्टेज जनरेट करेंगे या हम कुछ करंट सिग्नल में हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी क्वांटिटी, जैसे अगर मुझे टेम्परेचर, जैसे अगर आप देखें कि हमारे पास कई सारे डिजिटल डिस्प्लेस होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि आज का तापमान हमें दिख रहा है कि आज अभी 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस पर्टिकुलर रूम का है, जो भी है टेम्परेचर हमें डिस्प्ले में दिखता है। तो वो टेम्परेचर जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, डिजिटल डिस्प्ले में दिख रहा है, उस टेम्परेचर को हमारा कोई एक डिवाइस है, वहाँ पर कोई एक सिस्टम लगा हुआ है, जो सिस्टम उस टेम्परेचर को यहाँ उस पर्टिकुलर स्थान के तापमान को मेजर करके उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और उस सिग्नल को फिर हम डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करके और आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि को, जैसे तापमान हुआ, दाब हुआ, गति हुई, कई बार हम स्पीड मेजर कर रहे हैं, आपके गाड़ी के स्पीडोमीटर पर आप देख पा रहे हैं कि आपको डिजिटल डिस्प्ले में स्पीड मिल रही है, आपको आपके इंजन की स्पीड पता चल रही है कि आपका इंजन कितने रोटेशन कर रहा है। तो ये सब बेसिकली क्या है? किसी भौतिक घटना का ही एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रूपांतरण करके और आपको दिखाया जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन करके सिग्नल्स की फॉर्म में हम इनको सिस्टम लेवल पर प्रोसेस करते हैं, ताकि हम कुछ आगे के डिसीजंस ले सकें या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सूचना को पहुंचा सकें। जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करें तो जब आप मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करते हैं तो आप आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं और आवाज़ को पहुंचाते हैं, और आवाज़ को पहुंचाने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई माइक होगा, जिस माइक से आप उस आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज या करंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस वोल्टेज या करंट को आप ट्रांसमिट करेंगे, रिसीविंग एंड पर रिसीव करेंगे, और फिर उस जगह आप स्पीकर की सहायता से वापस कन्वर्ट करके, आवाज की फॉर्म में कन्वर्ट करके उस व्यक्ति को सुनाएंगे। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिग्नल्स टाइम पर डिपेंडेंट, जनरली टाइम पर डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, या किसी भी वेरिएबल पर डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, फलन होते हैं, जिनकी सहायता से हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, डाटा को हम प्रोसेस करते हैं। अब ये जो सिग्नल्स है, ये सिग्नल्स ब्रॉड वे में अगर हम क्लासिफाई करें तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है कंटिन्यूअस सिग्नल और एक होता है डिस्क्रीट सिग्नल। कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल से हमारा आशय यह है कि अगर हमारा सिग्नल समय के सभी मानों के लिए परिभाषित है, मान कुछ भी हो सकता है, शून्य हो सकता है और कुछ वैल्यूज हो सकती है, लेकिन समय के हर मान के लिए, जैसे अगर सपोज कोई सिग्नल टाइम पर डिपेंड कर रहा है,
कोई वेरिएबल टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आज का तापमान, आज का तापमान सपोज इस टाइप से वेरी हुआ। अगर ये सिग्नल मैंने समय के हर मान के लिए परिभाषित किया, हर मान के लिए परिभाषित करने का मतलब ये है कि ये स्केल में कितना भी एक्सप्लोर करूं, मुझे हर पॉइंट पर कुछ न कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए। जीरो मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे सपोज हम ये कह सकते हैं कि ये सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है सपोज, तो ये जीरो है सपोज, यहाँ वन है और यहाँ पर 5 है। तो 0 और 1 के बीच में देखिए कितनी इंस्टेंट हो सकती है। कंटिन्यूस का मतलब आप बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आगे भी कई, आप किसी भी फील्ड से इंजीनियरिंग कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आपको एक बार कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का मीनिंग अगर क्लियर है तो आपको कई सारी चीज़ें समझना आसान होगी। तो यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस का मतलब ये हुआ कि आप ये समझिए कि 0 और 1 के बीच में हम कितनी वैल्यूज ले सकते हैं। अब इन जनरल जब हम क्लासेस में भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो स्टूडेंट सामान्य तो बोल देते हैं कि साहब 10 हमारे पास इसके बीच में पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि हम स्केल का यूज़ करते हैं। तो जनरली अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो हमारे पास 1-1 mm के 10 टुकड़े इसके अंदर हमें दिखते हैं। लेकिन अब आप इस चीज़ को समझिए कि ये आपकी स्केल मेजरिंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको 10 mm तक कंसिडर करके या 10 सेकंड तक आप कंसिडर करके 0 से 1 के बीच में आप 10 सेकंड बना सकते हो। लेकिन अगर मैं इसको और छोटा करूं तो मैं इसको 100 में भी डिवाइड कर सकता हूं। मैं ये बोलूं कि हमारे पास जो एक्सिस है, ये एक्सिस, ये जो अगर जैसे सपोज यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है और इसको मैंने यहाँ बीच में इस टाइप से कुछ 10 भागों में डिवाइड कर रखा। अब ये जो 0 से लेकर के 0.1 है, इसके बीच में फिर से मैं 10 भाग कर सकता हूँ। फिर 0 से 0.1 के बीच में जब 10 भाग करूंगा तो एक भाग होगा, पहला भाग होगा 0.01, फिर आएगा 0.02, फिर आएगा 0.03 एंड सो ऑन। अब अगर मेरे पास मेजरिंग कैपेबिलिटीज है, मैं 0 से 0.01 के बीच में भी माप सकता हूं, मापन कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पर भी 10 मापन लिख सकता हूँ, 0.001, फिर 0.002, इस टाइप से। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम इस चीज को समझें कि दो इंस्टेंट के बीच में हम अनंत मान ले सकते हैं। ये जो 0 और 1 के बीच में है, मैं कोई भी वैल्यू डिफाइन कर सकता हूं और यहाँ पर हर वैल्यू के लिए मुझे मान, सिग्नल का मान 0 मिल रहा है। अब 1 और 5 के बीच में देखिए, सपोज यहाँ 1 यहाँ 2 है, तो 1 और 2 के बीच में भी ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, अनंत मान हो सकते हैं, और उस हर मान पर मेरा सिग्नल अगर परिभाषित है तो उसको मैं कंटिन्यूअस सिग्नल बोलता हूं। अगर मेरा सिग्नल सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज पर डिफाइंड है, मतलब पूर्णांक मान आप बोल दीजिए, पूर्णांक मानों पर ही डिफाइंड है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, मतलब यहाँ कुछ वैल्यू है, ऋणात्मक धनात्मक वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेरा सिग्नल इस टाइप से कुछ इंस्टेंट्स पर ही डिफाइंड है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 और 1 के बीच में कोई इंस्टेंट हम डिफाइन नहीं करेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि 0.1 पर क्या वैल्यू होगी या 1.5 पर क्या वैल्यू होगी। तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। डिस्क्रीट सिग्नल अभी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कहीं डील नहीं करना है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में सिग्नल लिखा हुआ है तो हो सकता है आपसे वो सिग्नल के प्रकार पूछे, और सिग्नल के प्रकार में आपसे वाइवा में कभी पूछ लिया जाए कि कंटिन्यूस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, तो आपको इतना बताना आना चाहिए कि डिस्क्रीट सिग्नल हम अलग अलग इंस्टेंट पर डिफाइन करते हैं, जबकि कंटिन्यूस सिग्नल समय के या जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के प्रत्येक मान पर डिफाइंड होगा। तो स्टूडेंट्स, सिग्नल क्या होता है और सिग्नल को ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो उसके प्रकार क्या होंगे, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज डीसी और एसी सिग्नल। ये भी आप बहुत बहुत बार सुनेंगे। देखिए, हो सकता है एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये ना पूछे जाए या पूछे भी जाए, हमें मीनिंग समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं डीसी और एसी सिग्नल की। डीसी सिग्नल क्या होगा और एसी सिग्नल क्या होगा। बेसिकली डीसी सिग्नल की जब हम बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब ये अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट क्या होगा, देखिए। डायरेक्ट करंट का मतलब या डीसी सिग्नल का मतलब ये है कि ऐसे सिग्नल जिनमें सिग्नल का मान
धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता, लगातार धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता, ऐसे सिग्नल को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। मान बदलेगा, जैसे सपोज ये कोई एक सिग्नल है, तो ये हम डीसी सिग्नल कह सकते हैं। ये कोई सिग्नल है, ये एक डीसी सिग्नल है, क्योंकि मान हमारा धनात्मक ही बना हुआ है। ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक बना रहेगा, धनात्मक है तो धनात्मक बना रहेगा, लेकिन धनात्मक से ऋणात्मक और ऋणात्मक से धनात्मक लगातार पीरियोडिक फैशन में नहीं होता है। ऐसे सिग्नल्स को हम डायरेक्ट सिग्नल्स या डायरेक्ट करंट सिग्नल्स बोलते हैं। जबकि अल्टरनेटिंग करंट या एसी सिग्नल्स में हम ये देखते हैं कि वो सिग्नल लगातार धनात्मक से ऋणात्मक होता रहता है। जैसा धनात्मक होगा वैसा ही ऋणात्मक होगा, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक, फिर ऋणात्मक। ऐसे पीरियोडिकली अगर वो सिग्नल चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, तो हम ऐसे सिग्नल को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। अगर सिग्नल में धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक कंटिन्यूसली नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट या डीसी सिग्नल। जनरली जो सब बच्चे समझते हैं या जो हम बात करते हैं वो इस टाइप से कांस्टेंट सिग्नल को भी आप डीसी सिग्नल ही कहेंगे, क्योंकि इसमें भी धनात्मक ऋणात्मक नहीं हो रहा है। लेकिन अगर जैसे ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है ये सिग्नल, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगा, एक डीसी सिग्नल कहलाएगा, क्योंकि इसमें मान पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सिग्नल का ब्रॉड क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, फिर डीसी, एसी सिग्नल हुआ। अब हम बात करते हैं वोल्टेज और करंट सिग्नल क्या होगा। वोल्टेज किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का वोल्टेज कहते हैं, और इसे ही हम जब सिग्नल से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे, वोल्टेज सिग्नल। और करंट आवेश प्रवाह की दर होता है, धारा की जो बेसिक परिभाषा होती है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं, ये आपका आवेश प्रवाह की दर होती है। और जब इस आवेश प्रवाह की दर को हम किसी सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको करंट सिग्नल बोलेंगे। इस किए गए कार्य को किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, जैसे सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बिंदु पर अगर मुझे किसी आवेश को लेकर के आना है, तो इस आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को, इस बिंदु का हम पोटेंशियल वोल्टेज या विभव कह सकते हैं। तो ऐसे सिग्नल्स को, ऐसे वोल्टेज को जिन सिग्नल से हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम वोल्टेज सिग्नल बोलेंगे। और जो आवेश प्रवाह की दर के जो कारण जो हमें करंट मिल रहा है, उस करंट को जब हम सिग्नल से रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट सिग्नल कहेंगे। तो इन सिग्नल्स का उपयोग हम सोर्सेस में जनरली करेंगे। हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होगा जो हमें कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है या टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज दे रहा है। इसी टाइप से करंट होगा, करंट सोर्स होगा जो कि हमें करंट सिग्नल्स देगा। तो इन सोर्सेस को भी हम सिग्नल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन या प्रकार, जिसको हम पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछे जाने की, इसकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इसमें कुछ ये डेफिनेशंस है जो डेफिनेशंस मैथमेटिकली हमें पता होनी चाहिए और हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल की। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स को अगर हम इनिशियली डिफाइन करने की बात करें कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होगा, तो एक बार जब हम पीरियोडिक सिग्नल समझ लेंगे तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जो पीरियोडिक सिग्नल की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे वो सभी नॉन पीरियोडिक सिग्नल होंगे। पीरियोडिक सिग्नल वे सिग्नल होते हैं, अगर जैसे सपोज मैं ये एक्सटी मान लेता हूं कि ये कोई सिग्नल है और अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो ये सिग्नल एक निश्चित समय अंतराल टी के बाद अपने आप को फिर से दोहराता है। अगर कोई सिग्नल एक निश्चित समय अंतराल टी कैपिटल टी जो मैंने ये लिखा है, ये समय अंतराल है, टाइम पीरियड है, जिस टाइम पीरियड के बाद वो सिग्नल अपने आप को दोहरा रहा है। अपने आप को दोहराने को हमने देखिए इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है। मैथमेटिकली आप थोड़ा सा इस चीज को समझे कि जब हम मैथमेटिकली कोई चीज लिख रहे हैं तो उसको अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इनसे घबराने की जरूरत नहीं कि हमने ऐसा लिख दिया, क्योंकि अगर मैं अभी आपको ऐसा लिख दूं, ऐसा एक चित्र बना दूं, तो आप कहेंगे कि हाँ ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि ये सिग्नल एक, इसको मैं अगर टाइम बोल दूं और ये कह दूं कि ये सेकंड में टाइम है सपोज,
तो आप ये कहेंगे कि हाँ ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि इस सिग्नल में 1 सेकंड बाद वापस वैसा का वैसे ही फेज आ रहा है। अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा सिग्नल बना दूं तो आप कहेंगे कि ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि इस सिग्नल में एक निश्चित समय के बाद में यहाँ से अगर अपन चल रहे हैं तो देखिए ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, फिर से इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो फिर से सिग्नल की रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ रिपीटेशन हो रहा है, फिर से ये सिग्नल ऐसा जा रहा है। या कोई कहे कि साहब आप यहाँ से चालू कर दीजिए, तो जैसा यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आ गया, वापस यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब ये रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो रिपीटेशन का जो टाइम है, आप किसी भी पॉइंट से रिपीटेशन का टाइम निकालेंगे, वो टाइम इसका टाइम पीरियड या समय अंतराल कहलाता है, जिस निश्चित समय के बाद उस सिग्नल में क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। कोई ये भी कह सकता है कि सर आप यहां से नहीं लेकर के और यहां से रिपीटेशन मान लें तो ये जो दूरी होगी, क्योंकि ये दूरी तो 1t हो रही है, ये दूरी 2t हो जाएगी, तो इस दूरी को आप, ये जो दूरी है इसे हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। और ये भी आप कह सकते हैं कि ये 2t टाइम बाद भी अपने आप को रिपीट कर रहा है, लेकिन जब हम डिफाइन करेंगे पीरियोडिक सिग्नल को और उसका टाइम पीरियड हम डिफाइन करते हैं, तो वो मिनिमम समय, वो कम से कम समय, जिस समय अंतराल जिसके बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। अपने आप को रिपीट कर रहा है मतलब इस t को अगर मैं जोड़ूं उस टाइम के बाद, तो मुझे वापस वैसा का वैसे सिग्नल दिखेगा, xt प्लस टी, मतलब xt सिग्नल में जो t था उस t के अंदर मैंने जोड़ा, मतलब जैसे सपोज ये कोई x सिग्नल है, तो x1 के अंदर मैंने टाइम पीरियड जोड़ा, इसमें एक के बाद पुनरावृत्ति हो रही, तो 1 + 1 मतलब 2, x2 पर मुझे वापस वही सिग्नल मिलेगा। तो ऐसे सिग्नल्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक सिग्नल। और जो सिग्नल इस संबंध को फॉलो नहीं करते, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई निश्चित टाइम पीरियड के बाद अगर सिग्नल अपने आप को रिपीट नहीं करता है, तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो मेरे हिसाब से बहुत ही आसान इसकी डेफिनेशन हुई है और हम इसे आसानी से याद रख सकते हैं। पीरियोडिक सिग्नल एक निश्चित समय अंतराल बाद अपने आप को रिपीट करेंगे, नॉन पीरियोडिक सिग्नल में निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उन्हें हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। अब इन सिग्नल्स के लिए, जो पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स हैं, इन सिग्नल्स के लिए हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। इन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम 1 बाय 1 समझते हैं और इनके फॉर्मूलेस हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीक वैल्यू की। मेरे पास कोई एक पीरियोडिक सिग्नल है, सपोज जनरली साइन वेव बनाते हैं लोग, हम भी साइन वेव बना देते हैं। ये कोई एक सपोज सिग्नल है, इसको साइन थीटा, साइन ओमेगा टी हम बोल सकते हैं, साइन टी हम बोल सकते हैं। इस सिग्नल का इस पॉइंट पर देखिए जो वैल्यू है, यही वैल्यू यहाँ पर भी मिल रही है मुझे, यही वैल्यू नेगेटिव में, नेगेटिव पीक अपन कह सकते हैं। जो सिग्नल का टाइम डिपेंडेंट सिग्नल है, देखिए समय के साथ बदल रहा है। इस सिग्नल का जो किसी इंस्टेंट पर, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दूं, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो अधिकतम मान इसका हो रहा है, इस अधिकतम वैल्यू को, सपोज ये a है, तो इस अधिकतम मान को हम इसका पीक वैल्यू बोलते हैं, अधिकतम मान बोलते हैं या पीक वैल्यू बोलते हैं। ये कई बार आएगा, ये मान कई बार आएगा, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, नेगेटिव में यहाँ आया, फिर नेगेटिव में यहाँ पर आया, फिर पॉजिटिव में यहाँ पर आने वाला है, ऐसे ये बार बार आएगा। तो सिग्नल जो अधिकतम मान लेता है, उस मान को हम सिग्नल की पीक वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू जब आपको निकालनी होगी तो हम एक इंटीग्रेशन करेंगे किसी सिग्नल xt को, जब आप उसके पीरियड पर इंटीग्रेट करके, 0 से t तक आप इंटीग्रेट करके और उसको उसके समय अंतराल से भाग देंगे, तो ये उसका एवरेज वैल्यू मिलेगा। किसी सिग्नल का औसत मान अगर मुझे निकालना है, तो औसत मान निकालने के लिए ये संबंध हम यूज करते हैं, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t xt dt। अब इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है? इंटीग्रेशन को हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व होता है। तो जब आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ पर जो भी ये एरिया आ रहा है, देखिए समझिएगा, इसी सिग्नल के लिए अगर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव, इतना ही नेगेटिव, फिर इतना ही पॉजिटिव, फिर इतना ही नेगेटिव। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो इस सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगी। कोई दूसरा सिग्नल होता, सपोज ये सिग्नल होता,
तो इस सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू मुझे 0 नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएगी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। तो कई बार क्या होता है कि सिग्नल की वैल्यूज है लेकिन मुझे उसका औसत मान तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो सिग्नल को की इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इफेक्टिव वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए हम एवरेज वैल्यू के साथ साथ सिग्नल का आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, ये इफेक्टिव वैल्यू है बेसिकली, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मान या आरएमएस वैल्यू। तो किसी सिग्नल का अगर मुझे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है तो हम एक पीरियड पर ही उसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, जो कि इस फॉर्मूले से हम देंगे। इसको हम बोल देते हैं एक्स आरएमएस इक्वल टू रूट है, इसका मतलब ये रूट हो गया 1/t इंटीग्रेशन 0 to t एक्स स्क्वायर टी डी टी। ये किसी भी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। आप उस सिग्नल के स्क्वायर को 0 से t तक इंटीग्रेट करके t से भाग देंगे और उसका अंडर रूट जब लेंगे तो आपको मिलेगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक छोटा सा उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे सपोज जिसके लिए आप एवरेज वैल्यू निकाल लें, उसके लिए आप आरएमएस वैल्यू निकाल लें, उसके लिए आप पीक वैल्यू निकाल लें। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। ये सपोज कोई सिग्नल है जो यहाँ, और यहाँ पर हम 0 इंस्टेंट ले रहे हैं, ये सपोज 0 है, यह आपका -1 +1, ये 1 के बाद ये 2, और यहाँ पर अपन 3 ले लेते हैं, ये 4 5 6 7 8, ये सिग्नल ऐसे आगे बढ़ा हुआ जा रहा है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब सबसे पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा है, सपोज इसका यहाँ पर वैल्यू 5 है, ये कोई एक सिग्नल xt है, मुझे इस सिग्नल के लिए एवरेज वैल्यू निकालना है, पीक वैल्यू निकालना है और आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए हम ये समझें कि ये जो पर्टिकुलर सिग्नल मेरे पास है, इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए सबसे पहले हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कि सिग्नल का टाइम पीरियड क्या हुआ, कितने समय बाद ये सिग्नल अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जैसा सिग्नल 0 पर है वैसा ही सिग्नल 4 पर है। यहाँ से स्टार्ट करें तो -1 से 3 तक किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 0 पर इसकी जो रिपीटेशन है, उस 0 पर रिपीटेशन है उसके पॉइंट ऑफ से बात करूं तो 0 के जितना इधर है उतना ही इधर है, तो 4 के जितना इधर है उतना ही इधर है, ऐसे इधर -4 पे इधर है उतना ही उधर है। मतलब ये इनफाइनाइट रूप से अपन बोल सकते हैं कि एक पीरियोडिक वेवफॉर्म है जिसका टाइम पीरियड 0 से लेकर के 4 मतलब 4 है। इसकी पीक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो पीक वैल्यू, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, पीक वैल्यू किसी इंस्टेंट पर उसका जो अधिकतम मान है, तो देखिए ये 5 ही है, थ्रू आउट इसका अधिकतम मान 5 ही है। 0 भी हो रहा है, इस सिग्नल का मान 1 से लेकर के 3 तक, 1 से 2 2 से 3 तक शून्य है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, यहाँ पर भी शून्य है, तो कई सारी जगह शून्य भी है, लेकिन अधिकतम जो मान है वो कितना है, 5 है, इसलिए पीक वैल्यू 5 हो गई। तो पहला पीक वैल्यू का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका एवरेज वैल्यू। तो देखिए एवरेज वैल्यू अभी हमने आपको बताया था, एवरेज वैल्यू का आपका फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t xt। आप इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन करने का मतलब ये हो गया कि 1/t मतलब आपने किया इसको, टाइम पीरियड कितना निकाला अभी हमने 4 निकाला, तो 1/4 इंटीग्रेशन 0 to 4। अब 0 से 4 तक इंटीग्रेशन में देखिए आप यहाँ पर देखें कि 0 से 1 तक तो मेरे सिग्नल का मान 5 है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 0 से जो 4 तक मुझे इंटीग्रेशन करना है उसमें 0 से 1 तक तो मेरा सिग्नल का वैल्यू सिर्फ 5 है, प्लस वही 1/4। यहाँ हम एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट यहाँ पर लगा लें, बाहर ही हम ब्रैकेट यूज कर लें, 1/4 हमने कॉमन की फॉर्म में ले लिया, प्लस अब हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर के 3 तक सिग्नल का मान 0 है, प्लस 3 to 4 सिग्नल का मान 5 है, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया।
तो ये ओवरऑल मेरे सिग्नल के लिए एवरेज सिग्नल निकालने के लिए, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ये मान हो गए। 0 से 1 तक सिग्नल 5 है, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक सिग्नल का मान 0 है और 3 से 4 सिग्नल का मान 5 है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करता हूँ, तो देखिए इंटीग्रेशन को अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 0 x टू द पावर 0 हम इसको बोल सकते हैं। x टू द पावर 0 या t टू द पावर 0 का जब आप कांस्टेंट का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, t आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं t 0 से 1 प्लस ये तो 0 है तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही 5 बाहर t आएगा, क्योंकि x टू द पावर 0 आप लेकर के कर सकते हैं, t टू द पावर 0 लेकर के करेंगे तो x टू द पावर n का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आता है। तो x टू द पावर 0 को होगा 0 प्लस 1 मतलब x आता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, यही फॉर्मूला होता है। ये 3 to 4 लिमिट हमने रख दी। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो रहा है 5 इंटू 1 माइनस 0 मतलब 1 प्लस 0 प्लस 5 इंटू 4 माइनस 3 मतलब 1 मतलब वही 5। तो ये हो रहा है 10/4, यहाँ अपन इसको ऐसा कह सकते हैं 5/2। ये एवरेज वैल्यू सिग्नल की आ गई। अब आरएमएस वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो देखिए आरएमएस वैल्यू के लिए हमने अभी आपको बताया है, आरएमएस वैल्यू का ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके मान का स्क्वायर करके, मतलब यही इंटीग्रेशन एज इट इज रहने वाला है। इंटीग्रेशन के आप अंडर रूट अंदर के अंदर लगाएंगे और यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा 1/4। और इंटीग्रेशन 0 to t में जब आप कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन पहले 0 to 1 आपका होगा और अब यहाँ पे 25 का 25 स्क्वायर है, इसका मतलब 25 हो गया 25 dt प्लस 1 to 2 में 1 to 2 नहीं 1 to 3, 1 to 3 में आपका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, सिग्नल 0 हो जाएगा। प्लस फिर आ रहा है आपका 3 to 4, 3 to 4 में वही 5 वैल्यू है तो 5 से ये 25 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए अंडर रूट के अंदर आपको क्या मिल रहा है 1/4 इंटू ये तो आपका 25 ही बनेगा और ये भी आपका बनेगा 25, क्योंकि यही सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर 1 आएगा 1 माइनस 0 तो 25 प्लस 0 प्लस 25 मतलब 50/4, ये आ रहा है 50/4 और इसको अपन कह सकते हैं 25/2। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कैलकुलेटर की सहायता से निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल आपसे एग्जाम में हो सकता है कि इस टाइप से पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू पूछी जाए, और अगर ये वैल्यूज पूछी जाती है तो आप इन सिंपल फार्मूलाज का यूज करके आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सिग्नल्स क्या होते हैं, डीसी एसी सिग्नल क्या होता है, वोल्टेज करंट सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और उसके साथ ही साथ एवरेज पीक और आरएमएस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर से करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बने रहें एलेक्स गुरु पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।